देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी पूर्ति विभाग ने यमुनोत्री हाईवे पर फंसे हुए तीर्थयात्रियों तक पहुंचाई खाद्य सामग्री। उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों का टूटा रिकॉर्ड, 6000 की संख्या हुई पार। नारसन में एटीएम मशीन तोड़ रहे 3 बदमाश गिरफ्तार, गाजियाबाद के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। रुड़की में बिजली के तार टकराने से दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। चारधाम यात्रा में अपार भीड़ जुट रही है। इसका फायदा जौलीग्रांट एयरपोर्ट को भी मिल रहा है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। इस दिन सबसे अधिक हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या दर्ज हुई है। शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 6280 पैसेंजर पहुंचे थे। ये अभी तक के सबसे अधिक पैसेंजर का रिकॉर्ड है। इससे पहले ये संख्या केवल 1500 के आसपास थी। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार के दिन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 6280 पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ पैसेंजरों की अभी तक एक दिन में आने की सबसे अधिक संख्या रही। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि कोरोना काल में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बेहद कम हो गई थी। इस बार चारधाम यात्रा फुल रौनक पर है। इसका असर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है। हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने अपने निजी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना सीधा निशाना प्रशासन पर साधा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अवैध खनन किच्छा में हो रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और अब ये प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। वहीं खनन का भी एक समय निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत को देखते हुए खनन सिर्फ दिन में नहीं, रात को भी देखने को मिल रहा है। विधायक ने इसके साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी दिखाए और ये समस्त साक्ष्य प्रशासन को भी भिजवा दिए गए हैं। उनका साफ कहना है कि उनके द्वारा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जिस प्रकार से दिन रात खनन हो रहा है, इसमें साफ तौर पर कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जो कि आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालात बहुत खराब है। जिला प्रशासन और किच्छा का स्थानीय प्रशासन इसमें मिला हुआ है। खनन का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। दूसरा, खनन का एक समय होता है जिनको पट्टे मिले हुए हैं। सुबह होने के बाद शाम को ढलने से पहले मशीन से वो खनन कर सकते हैं। शांतिपुरी में तो 2 बजे के बाद बंद हो जाता है खनन, निकासी बंद हो जाती है। और यहाँ रात भर जो हमारे पास वीडियो आया है, रात भर 11:45 पर मशीनें चल रही थी। उसका सूचना एसडीएम को भेजी गई, खनन विभाग को भेजी गई, डीएम को वीडियो भेजी गई, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई, कमिश्नर को भेजी गई और उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं। तो इसका मतलब सरकार मिली हुई है। बगैर सरकार के मिली भगत के तो इतना बड़ा रात को मशीनें चल नहीं सकती। और यहाँ के अधिकारी बकायदा महीना ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, या तो फिर मेरा आरोप है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को ऊपर से फोर्स भेजनी चाहिए, बाहर से फोर्स भेजनी चाहिए। यहाँ का फोर्स, यहाँ का प्रशासन इसको खुद शामिल है अवैध खनन में और ये उसको रोक नहीं सकता। और मैंने पहले भी कहा था, अगर यही हालात रहे तो मैं 26 तारीख को एक दिन के उपवास पर भी एसडीएम के दफ्तर के बाहर बैठूंगा और ये लड़ाई जारी रहेगी खनन को लेकर जब तक खनन की पूरी जांच नहीं हो जाती। अवैध खनन जितने लोगों ने ढेर इकट्ठे कर रखे हैं उनकी जांच नहीं हो जाती, उन पर जुर्माना नहीं लग जाता। बिना रॉयल्टी के खनन इकट्ठा किया। आखिर सरकार क्यों नहीं जीत रही, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जीत रहा है? कि आखिर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है खनन का। रात को मशीनें चल रही हैं। अब तो हमने प्रूफ भेजा है, वीडियो भेजी है, कमिश्नर को भी भेजी है, डीएम को भी भेजी है, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी है, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है। जनपद नैनीताल के दौरे में मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने सर्किट हाउस काठगोदाम में सूचना विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अभिनव कुमार ने कहा कि सूचना विभाग के चारधाम यात्रा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष बाद ये यात्रा शुरू हुई। उन्होंने जनता से भी अपील की कि चारधाम यात्रा करते वक्त सावधानी बरते। साथ ही मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी किया। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम निर्माण के अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने अगले 3 से 6 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करते हुए खेल गतिविधियों का संचालन की रूपरेखा तैयार करने को कहा। डायरेक्टली उसको नहीं डील करता हूं, लेकिन सूचना विभाग की ओर से मैं ज़रूर आश्वस्त करा सकता हूं कि हम लोग चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे उनका व्यापक प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है, इस बार सभी देश और विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से कि चूँकि इस बार 2 साल के बाद यात्रा हो रही है, अप्रत्याशित भीड़ आई है, तो सभी विभाग इसमें अपने अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जनता से भी आग्रह है कि भीड़ को देखते हुए और उन सभी धामों में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो उनके अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको देखते हुए हमारा तो फिर उसको हम दूर करेंगे। सर ये समस्या इस ओर अभी हम लोगों ने डिटेल इस बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया है, और ये अच्छा किया आप लोग मेरे इसको संज्ञान में लाए हैं। इस पर भी मैं देहरादून में जाके सूचना विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करके इसका भी कुछ हल निकालेंगे। मसूरी नगर पालिका, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडी, हिलदारी किन संस्था और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज, सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की गई। गिरधारी संस्था के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने बताया कि मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन लोग अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जागरूकता की कमी के कारण प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। आज तो रैली हम लोगों ने 4 विद्यालयों को मिला करके निकाली गई है, लेकिन ये अभियान 1 महीने चलने वाला है। हमारी टीम और नेशनल हिमालयन स्टडी की टीम और हिलदारी और कीन और नगर पालिका ये सब मिल करके प्रत्येक विद्यालय में जाएंगे, और विद्यालय में जाने के बाद जो है कूड़े के प्रति इनको संवेदनशील बनाया जाएगा और इनको जानकारी दी जाएगी कि गीला, सूखा, हानिकारक और जैविक कूड़ा क्या है और कैसे इसका निपटान कराना है। और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय के अंदर ये शपथ ली जाएगी कि चाहे स्टूडेंट हो या शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हो, अपने विद्यालय प्रांगण के अंदर किसी भी तरीके से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही प्लास्टिक ले करके आएंगे। और साथ ही साथ विद्यालय के अंदर में जितने भी बच्चे हैं उनसे भी हम लोगों की ये एक शपथ ली जाएगी कि ताकि वो लोग भी जो हैं अपने घर पे निगरानी रख सकें, अपने गार्जियन को समझा सकें कि वो प्लास्टिक को हमको उपयोग नहीं करना है, प्लास्टिक के बदले हमको जो है कपड़े का बैग उपयोग करना है। कि जैसे पर्यावरण को किस तरीके से प्लास्टिक के कारण जो है दूषित हो रहा है, पानी हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सीवरेज जो है प्लास्टिक के कारण फंस रहे हैं, और हमारी जो सॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है यूरिया ख़राब हो रही है क्योंकि ये प्लास्टिक उपयोग से। और हम लोग इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि 15 माइक्रोन से ऊपर की प्लास्टिक है उसको उपयोग किया जाए, और ताकि उसको दोबारा हम लोग रिसाइकिल को भी भेज सकते हैं। हम लोगों को ये इसलिए जागरूक करना चाहते हैं क्योंकि आजकल स्वच्छता पर कुछ ज़्यादा ही रोक दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में प्रदूषण इन सब की बहुत ज़्यादा समस्या है, और इसलिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने देश में कभी भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं। और इसलिए वैसे पर्यावरण की अगर बात करी जाए तो लोग अभी भी पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी पेड़ ना काटें। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमें ज़रूरत है ईंधन की तो काटो, लेकिन पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए रुड़की के नारसन में बीती 19 मई की रात हाईवे पर एसबीआई का एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहे 3 बदमाशों को पुलिस के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाशों के साथ उनकी नोकझोंक हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जवानों ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। पकड़े गए तीनों आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक एसबीआई का एटीएम है। 19 मई की रात करीब 10 बजे एटीएम पर तैनात गार्ड अवनीश अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद एटीएम का शटर डाउन और लॉक करके अपने घर चला गया। देर रात करीब 2:30 बजे 2 पहिया वाहनों पर 3 युवक एटीएम के बाहर आकर रुके और उन्होंने सबसे पहले अपने वाहनों की नंबर प्लेट को ढका और फिर एटीएम के शटर पर लगे तालों को तोड़कर एटीएम में घुस गए। सबसे पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और फिर उनके पास मौजूद कटर आदि सामान के माध्यम से मशीन काटने की तैयारी करने लगे। इसी बीच वहां गश्त करते हुए सिपाही मनोज कुमार और शेखर चौधरी पहुंच गए। उन्हें कुछ शक हुआ तो उन्होंने एटीएम में घुसे बदमाशों से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन बदमाश सिपाहियों पर टूट पड़े और हाथापाई करने लगे, लेकिन सिपाही
होमगार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों से मुकाबला किया, जिस पर मौका देखते ही 2 बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सिपाही ने उन्हें धर दबोचा और सूचना 200 मीटर दूरी पर स्थित चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों को दी, जिसके बाद मामले की जानकारी पाकर चौकी और कोतवाली से पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बागेश्वर जिले के मंडल सेरा क्षेत्र में विगत 3 महीने से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जहां पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन उन नलों में पानी आना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। और वहीं जल संस्थान द्वारा लगातार कनेक्शन पर कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पानी के लिए जिला अस्पताल के पास सिनोला धारे पर जाना पड़ रहा है और वहां भी हर वक्त भारी भीड़ रहती है और ऐसे हालातों में भी जल संस्थान मूर्खदर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके इस ज्वलंत का जल्द से जल्द निदान किया जाए, अन्यथा सभी ग्रामीण जल संस्था के कार्यालय में धरना देने को बाध्य होंगे। पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा हमारे वहाँ, आज 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और पानी के लिए हमको सिनौला जाना पड़ता है, वहाँ हॉस्पिटल के बगल में है वो, वहाँ से ला रहे हैं पानी। हम परेशानी है, पानी की परेशानी है। अब रात दिन ऐसी इतना पानी है, अब ये कहाँ जाएंगे? अब किराया के लिए वो पानी का रकम 600 रुपया 2 महीने में 650 रुपया ले लाओ गए रहे, न तो बर हो गया। कोई देखने नहीं आता है, कोई आता है पानी वाला कहाँ पूछते हैं वो, फिर हो गया इधर को तो कहाँ आते हैं। हाँ, पानी तो बहुत कमी है, किराएदार हैं, कहाँ से भरेंगे? दूसरे के वहाँ से लगा रखा, वहीं से भर रहे, ये पाइप लगा रखा वहाँ से, उधर से कहाँ है पानी? देख लो, ये ऐसी समस्या है पानी की। हमारे वहाँ पानी की बहुत समस्या है, 3-4 महीने हो गए पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। दूसरे लोगों के वहाँ से पानी मांगना पड़ता है, पाइप लगा के रात में 2-2, 3-3 बजे तक उठे रहना पड़ता है। हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, रात में फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती अच्छे से प्रॉपर तरीके से। यमुनोत्री हाईवे से आना चट्टी और आना चट्टी के बीच में स्लाइडिंग होने के कारण कल पूर्णा बाधित हो गया था, जिसमें बड़े वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी, रहना चट्टी, सियाना चट्टी में सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए। बाजार में दूर घंटों जाम में फंसे हुए तीर्थयात्रियों को खाद्य पदार्थों की कमी महसूस होने लगी। ऐसी स्थिति में उत्तरकाशी जिलाधिकारी से निर्देश मिलते ही जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट के द्वारा पूर्ति निरीक्षक बड़कोट प्यारदास सोनदाल के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को तत्काल प्रभावित स्थल के लिए रवाना कर दिया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम और उप जिलाधिकारी बड़कोट शालिनी नेगी ने मिलकर जाम में फंसे लगभग 500 तीर्थयात्री महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पानी की बोतल, बिस्कुट आदि वितरित किए। रुद्रप्रयाग में रेल परियोजना प्रभावित नरकोटा गांव की महिलाओं का आक्रोश रेल विकास निगम के खिलाफ उग्र होता जा रहा है। पीड़ित महिलाएं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मिली और उन्हें समस्याओं से अवगत कराए। जिलाधिकारी ने RVNL को सख्त निर्देश दिए कि जल समस्याओं का निस्तारण करे, वरना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान चंद्रमोहन ने कंपनी को चेताते हुए कहा, अपने लोगों को फायदा पहुँचाना बंद करे, चाहे वो नौकरी हो या फिर ठेकेदारी। यदि तानाशाही की गई तो उग्र आंदोलन के तैयार रहे। वहाँ सर हम तो इतने परेशान हो गए, हमें रात सोना दिन खाना सारा मुश्किल हो गया। आप चाहे तो वहाँ हमारे यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो रखा है, क्या हो रखा। हमने रेलवे वालों को कितनी बारी बोल दिया, कितनी बारी बुला दिया, वो आते हैं अपना कैमरा लेके और देखते दूते हैं, फिर ना वो अनसुना अनदेखा करके चले जाते हैं। हमें इतनी परेशानी है कि हम क्या बोले और क्या करें। हम तो हमारी नहीं मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम तो सड़क में बैठ जाएंगे, काम बंद कर देंगे। सर हम ग्राम नरकोटा के हैं और वहाँ पर रेलवे का जो कार्य हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह जो की जा रही है उसकी वजह से गांव में बहुत परेशानी हो रही है। एक तो गांव में मकानों पर दरारें आ रही हैं, हमारे जो आने जाने के रास्ते थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। हम लोग के खेतों जहाँ फसल बोनी थी वहाँ से होके जा रहे हैं। और दूसरा हमारे मंदिर है, एकमात्र शिव मंदिर है जो वहाँ पे, वो मंदिर ध्वस्त कर दिया है, वहाँ जाने का रास्ता ध्वस्त कर दिया है। वहाँ मंदिर के आगे जो गदेरा था उसमें डंपिंग कर दिया सारी, तो बरसाती गदेरा है, जो बरसाती पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, वहाँ पे पूरा डंपिंग कर दिया गया है। जो वहाँ का रास्ता था वो सारा ख़त्म कर दिया गया है। हमारे गांव की महिलाओं ने, चलो नहीं थी वो जो भी है वहाँ पे पेड़ वगैरह जो पाल के रखे हुए थे इतने सालों से, अपने गायों के लिए चारा पत्ती की परेशानी हो रही है, लकड़ियों की परेशानी हो रही है, पूरा गाँव बहुत परेशान है उसकी वजह से। हमारे मकानों में बहुत सारे दरारें पड़ रखे हैं, हमें मुआवजा चाहिए। और ये हो रहा है कि वो हमेशा वो कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, आगे नहीं दिखा रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे, सारे पूरे गाँव को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कोई भी समाधान नहीं हो रहा है उसका। हमें ये परेशानी आ रात है, हमारे जब खिड़की दरवाजे, जब ये इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं, हमारे खिड़की दरवाजे बजते हैं, हम बच्चों को ले, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को ला के बाहर आते हैं
इतनी भयानक परेशानी है। हमारे बच्चे रोते हैं, डरते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग, कम से कम 35-40 ट्रक माल निकालते हैं, इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत भयंकर डरते हैं, बाहर लाते हैं हम। हरिद्वार के रुड़की में दुकानों और ठेलियों में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। भीषण आग में फड़ और ठेलियों पर रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया और आग को फैलने से बचा लिया। वहीं आग लगने का कारण हाई टेंशन लाइन से उठी चिंगारियों को बताया जा रहा है। इस अग्निकांड में फड़ और ठेली व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम महोत्सव मनाया गया। पराक्रम महोत्सव में सेवानिवृत्त मेजर जनरल, रक्षा विशेषज्ञ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर GD बख्शी श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ रूबरू हुए। उन्होंने भारत की आजादी के इतिहास और आजादी की लड़ाई से जुड़े कई संस्मरण साझा किए। डॉक्टर बख्शी के पूरे व्याख्यान के दौरान भारत माता की जय के जयकारे गूंजते रहे और श्रोताओं ने देशभक्ति की गंगा में जमकर डुबकी लगाई। कार्यक्रम के माध्यम से श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सुभाष चंद्र बोस को भाव भरी श्रद्धांजलि दी गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान युवाओं में देशभक्ति का सुरूर चढ़ा रहा। भारत की सेना, सुरक्षा और शौर्य गाथाओं का भारत माता की जय के जयकारों की गूंज रही। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज के डीन डॉक्टर विपुल जैन ने धन्यवाद ज्ञापन पढ़कर सभी का आभार व्यक्त किया। मुनस्यारी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी का गांधी मैदान जलमग्न हो गया। भारी बारिश के कारण राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी का खेल मैदान स्विमिंग पूल बन गया। वहीं नाचनी व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश बथियाल से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि लगातार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद इस मैदान की हालत जस की तस बनी हुई है। उन्होंने शासन प्रशासन से इस स्थिति का बारीकी से संज्ञान लेने को कहा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।